एक बहुत बड़े और आलीशान घर के मालिक विक्रम मल्होत्रा अपनी स्टडी में बैठे थे। विक्रम शहर के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक थे, जिनके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन आज उनकी दौलत, उनकी शोहरत, सब कुछ फीका लग रहा था। उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। कारण था उनका 6 साल का बेटा आर्यन। आर्यन, जो कभी इस घर के आंगन में दौड़ता फिरता था, जिसकी हंसी से पूरा घर गूंज उठता था, आज वो अपने बिस्तर पर बेजान पड़ा था। पिछले 3 महीनों से उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टर आ रहे थे, दवाइयां दी जा रही थीं, बड़े से बड़े हकीम और वैद्य बुलाए गए, लेकिन कोई भी आर्यन की बीमारी की असली वजह नहीं समझ पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस हंसते खेलते बच्चे को नजर लगा दी हो। विक्रम अपनी सोच में डूबे ही हुए थे कि अचानक उनके कमरे का दरवाजा खुला। उन्होंने चौंक कर देखा। दरवाजे पर कोई बड़ा आदमी नहीं, बल्कि एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। उसका नाम छोटू था। छोटू इस घर में काम करने वाली नौकरानी कमला का बेटा था। उसके कपड़े पुराने थे, थोड़े मैले भी थे, और वो कांप रहा था। उसकी सांसें फूल रही थीं, जैसे वो बहुत दूर से दौड़ कर आया हो। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, ऐसा डर जो किसी भूत को देखने से भी ज्यादा गहरा होता है। विक्रम को गुस्सा आया कि बिना इजाजत के ये नौकर का बेटा अंदर कैसे आ गया, लेकिन छोटू के चेहरे को देखकर वो रुक गए। छोटू ने अपनी टोपी को कसकर अपने हाथों में भींच रखा था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मालिक, वो सिमरन मैम, वो आपके बेटे को चलने नहीं देना चाहती। विक्रम के हाथ से पेन छूटकर मेज पर गिर गया। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। विक्रम ने अपनी कुर्सी को पीछे खिसकाया और अविश्वास से छोटू को देखा। सिमरन, वो सिमरन जिसे विक्रम ने अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद अपनी जिंदगी में जगह दी थी। वो सिमरन जो पिछले 1.5 साल से आर्यन का ख्याल एक मां की तरह रख रही थी। विक्रम की आंखों में गुस्सा भर आया। उन्होंने कड़क आवाज में पूछा, तुम क्या बकवास कर रहे हो छोटू? तुम्हें पता भी है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? सिमरन आर्यन को अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है। लेकिन छोटू अपनी जगह से नहीं हिला। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में सच्चाई की ताकत थी। उसने कहा, नहीं मालिक, आप नहीं जानते। मैंने देखा है, जब आप दफ्तर चले जाते हैं तो सिमरन मैम आर्यन बाबा को कुछ ऐसा खिलाती हैं जो खाना नहीं है। वो दवा नहीं है मालिक, वो जहर है। वो नहीं चाहती कि आर्यन बाबा कभी अपने पैरों पर खड़े हों। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक तरफ उनका प्यार और विश्वास था, और दूसरी तरफ एक मासूम बच्चे की गवाही। छोटू झूठ क्यों बोलेगा? उसे इससे क्या मिलेगा? विक्रम ने गहरी सांस ली और पूछा, तुमने क्या देखा? मुझे सब सच सच बताओ। छोटू ने अपने आंसुओं को पोंछा और बताना शुरू किया। मालिक, आज दोपहर जब आप नहीं थे, मैं आर्यन बाबा के कमरे में उन्हें कुछ पुराने खिलौने देने गया था। दरवाजा थोड़ा खुला था। मैंने देखा कि सिमरन मैम आर्यन बाबा को जूस पिला रही थीं, लेकिन जूस पिलाने से पहले उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू में छिपी एक छोटी सी शीशी निकाली। उसमें से कुछ बूंदें जूस में मिलाईं। आर्यन बाबा पीना नहीं चाहते थे। वो रो रहे थे, कह रहे थे कि इसका स्वाद कड़वा है, लेकिन सिमरन मैम ने जबरदस्ती उन्हें वो पिला दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो नहीं पिएंगे तो उनकी बीमारी और बढ़ जाएगी। मालिक, मैंने आर्यन बाबा की आंखों में देखा है, वो ठीक होना चाहते हैं, लेकिन सिमरन मैम उन्हें ठीक होने नहीं दे रही हैं। विक्रम सुन हो गए। उनका दिमाग इन बातों को मानने को तैयार नहीं था। सिमरन जो हर रोज मंदिर जाती है, जो आर्यन के लिए व्रत रखती है, वो ऐसा कैसे कर सकती है? लेकिन फिर उन्हें याद आया कि आर्यन की हालत तब से ही बिगड़ने लगी थी जब से सिमरन ने उसकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में ली थी। पहले घर की पुरानी दाई मां आर्यन का खाना बनाती थीं, लेकिन सिमरन ने यह कहकर उन्हें हटा दिया था कि आर्यन को विशेष डाइट की जरूरत है। विक्रम अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। उनके अंदर का पिता अब जाग चुका था। उन्होंने छोटू के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अगर तुम्हारी बात सच निकली तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, लेकिन अगर ये झूठ हुआ तो तुम और तुम्हारी मां दोनों को इस शहर में कहीं काम नहीं मिलेगा। छोटू ने सिर झुकाकर कहा, मैं कसम खाता हूं मालिक, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अभी भी सिमरन मैम आर्यन बाबा के कमरे में है। आप खुद जाकर देख लीजिए, लेकिन छुप कर। अगर उन्हें पता चला कि मैंने आपको बताया है तो वो मुझे मार डाल सकती हैं। विक्रम दबे पांव कमरे से बाहर निकले।
उनका आलीशान घर जो संगमरमर से बना था आज उन्हें किसी जेल जैसा लग रहा था। वो लंबे गलियारे से होते हुए आर्यन के कमरे की तरफ बढ़े। हर कदम के साथ उनका दिल भारी होता जा रहा था। क्या वो जिस औरत से शादी करने की सोच रहे थे वो असल में एक डायन थी? आर्यन के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। विक्रम दीवार से सटकर खड़े हो गए और अंदर झांका। अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सिमरन आर्यन के बिस्तर के पास बैठी थी। उसके हाथ में एक स्टील का चम्मच था। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो मुस्कान ममता की नहीं थी, वो एक शिकारी की मुस्कान थी। आर्यन बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। सिमरन कह रही थी, पी लो बेटा, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। अगर तुम ये नहीं पियोगे तो तुम्हारे पापा तुम्हें प्यार नहीं करेंगे। वो तो सिर्फ मजबूत बच्चों को पसंद करते हैं। उसकी आवाज मीठी थी जैसे शहद में घोला हुआ जहर। विक्रम ने देखा कि आर्यन की आंखों में दहशत थी। वो अपने पिता को पुकारना चाहता था, लेकिन शायद उसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं बची थी। अचानक सिमरन की नजर मेज पर रखी एक छोटी सी चांदी की डिब्बी पर पड़ी। उसने उसे उठाया और जल्दी से अपनी साड़ी के कमरबंद में छिपा लिया। विक्रम समझ गए कि छोटू सच कह रहा था, वो कुछ छिपा रही है। विक्रम का मन किया कि वो अभी अंदर जाएं और सिमरन का गला पकड़ लें, लेकिन उन्होंने खुद को रोका। सालों के व्यापार ने उन्हें सिखाया था कि दुश्मन को हराने के लिए सबूत की जरूरत होती है। कच्चा गुस्सा खेल बिगाड़ सकता है। अगर वो अभी अंदर गए तो सिमरन कोई बहाना बना देगी। वो कह देगी कि ये आयुर्वेदिक दवा है या कोई विटामिन है, और विक्रम के पास उसे गलत साबित करने के लिए कुछ नहीं होगा। विक्रम ने अपने कदम पीछे खींचे और वापस अपनी स्टडी की तरफ मुड़ गए। रास्ते में उन्हें छोटू मिला जो दीवार के पीछे छिपा हुआ था। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा और उसे बस इतना कहा, जाओ अपनी मां के पास जाओ, और याद रखना इस बारे में किसी से एक शब्द भी मत कहना। सिमरन को पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसे देख रहे हैं। छोटू ने समझदारी से सिर हिलाया और रसोई की तरफ भाग गया। विक्रम वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गए। उनका शरीर पसीने से भीग चुका था। उन्हें अपनी पत्नी की याद आ रही थी, सुधा। उन्होंने मन ही मन कहा, मुझे माफ करना, मैं हमारे बेटे की रक्षा नहीं कर पाया। लेकिन फिर उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली। अब रोने का वक्त नहीं था, अब वक्त था सच्चाई का पता लगाने का। उन्होंने अपनी दराज खोली और एक चाबी निकाली। यह चाबी उस पुराने स्टोर रूम की थी जहां घर की पुरानी दवाइयां और सामान रखा जाता था। विक्रम को याद आया कि सिमरन अक्सर उस स्टोर रूम के आसपास देखी जाती थी। वो कहती थी कि वो पुराने कपड़ों को दान करने के एक साथ में चाबी थी लिए निकाल रही है। लेकिन अब विक्रम को हर बात पर शक हो रहा था। रात के खाने का वक्त हो गया। विक्रम ने अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान ओढ़ ली। वो जानते थे कि सिमरन बहुत चालाक है। अगर उसने विक्रम के चेहरे पर जरा सी भी शिकन देख ली तो वो सतर्क हो जाएगी। विक्रम डाइनिंग टेबल पर पहुंचे। मेज पर तरह तरह के व्यंजन सजे थे। सिमरन वहां पहले से मौजूद थी। उसने एक खूबसूरत लाल साड़ी पहन रखी थी और वो नौकरों को निर्देश दे रही थी। जैसे ही विक्रम आए, सिमरन उनके पास आई और बड़े प्यार से बोली, आइए विक्रम जी, खाना ठंडा हो रहा है। आज मैंने आपके लिए आपकी पसंद की खीर बनाई है। विक्रम को उसकी आवाज सुनकर उबकाई आने लगी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। अरे वाह सिमरन, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, विक्रम ने कहा। लेकिन उनकी आवाज में वो गर्माहट नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। खाना खाते हुए विक्रम ने बातों ही बातों में पूछा, आर्यन कैसा है आज? क्या उसकी तबीयत में कोई सुधार है? सिमरन ने एक पल के लिए अपनी नजरें झुकाईं और फिर दुखी होने का नाटक करते हुए बोली, क्या बताऊं विक्रम जी, वो तो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। मैंने आज डॉक्टर से बात की थी। वो कह रहे थे कि शायद हमें उसे किसी पहाड़ी इलाके में भेजना चाहिए, हवा पानी बदलने के लिए। शायद शहर का प्रदूषण उसे रास नहीं आ रहा। विक्रम समझ गए कि सिमरन आर्यन को उनसे दूर भेजने की योजना बना रही है, ताकि वहां वो आर्यन के साथ जो चाहे कर सके और कोई देखने वाला न हो। विक्रम ने शांत भाव से कहा, हम इस बारे में सोचेंगे, अभी तुम खाना खाओ। उस रात विक्रम अपनी आंखों में नींद लिए बिना बिस्तर पर लेटे रहे। सिमरन उनके पास ही सो रही थी, बेफिक्र। विक्रम ने घड़ी की तरफ देखा। रात के 2 बज रहे थे। उन्होंने धीरे से रजाई हटाई और बिस्तर से उठे। उन्होंने सुनिश्चित किया कि सिमरन गहरी नींद में है। फिर वो दबे पांव कमरे से बाहर निकले। पूरा घर अंधेरे में डूबा था। सिर्फ बाहर सड़क की रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। विक्रम स्टोर रूम की तरफ बढ़े।
पुराना लकड़ी का दरवाजा खुलने पर थोड़ी आवाज कर सकता था, इसलिए उन्होंने बहुत सावधानी से चाबी लगाई और धीरे धीरे उसे खोला। अंदर धूल और पुरानी किताबों की गंध थी। उन्होंने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। रोशनी में उन्हें पुराने संदूक और अलमारियां दिखाई दीं। विक्रम ने इधर उधर देखना शुरू किया। अलमारियों में पुरानी फाइलें थीं, कुछ टूटे हुए खिलौने थे, लेकिन उनकी नजर कोने में रखी एक छोटी सी मेज पर पड़ी। उस पर एक डायरी रखी थी और कुछ कांच की शीशियां। विक्रम का दिल जोर से धड़का। वो शीशियां वैसी ही थीं जैसी छोटू ने बताई थीं। उन पर कोई लेबल नहीं था, कोई नाम नहीं था, बस उनमें एक गाढ़ा पीला तरल भरा हुआ था। विक्रम ने कांपते हाथों से एक शीशी उठाई, उसका ढक्कन खोला और उसे सूंघा। उसमें से एक बहुत ही अजीब, कड़वी और रसायनों जैसी गंध आ रही थी। यह कोई जड़ी बूटी नहीं थी, यह कुछ और था। विक्रम ने डायरी खोली। वो सिमरन की लिखावट थी। डायरी के पन्नों पर तारीखें लिखी थीं और उनके आगे कुछ मात्राएं लिखी थीं। 10 जनवरी 2 बूंदें, असर पैरों में कंपन। 15 फरवरी 4 बूंदें, असर भूख कम लगना और नींद ज्यादा आना। 20 मार्च 5 बूंदें, असर पूरी तरह बिस्तर पकड़ लिया। विक्रम के हाथों से डायरी गिरते गिरते बची। यह डायरी नहीं थी, यह उसके बेटे की मौत का हिसाब किताब था। सिमरन कोई इलाज नहीं कर रही थी, वो एक प्रयोग कर रही थी। वो धीरे धीरे हर रोज थोड़ा थोड़ा करके आर्यन को मार रही थी। विक्रम का खून खौल उठा। वो अभी इसी वक्त जाकर सिमरन को घर से बाहर निकाल देना चाहते थे, उसे पुलिस के हवाले करना चाहते थे। लेकिन फिर उनकी नजर डायरी के आखिरी पन्ने पर पड़ी। वहां एक फोन नंबर लिखा था और उसके नीचे एक नाम लिखा था, डॉक्टर साहनी, और एक नोट लिखा था, अगला चरण जायदाद के कागज। विक्रम समझ गए कि यह खेल सिर्फ सिमरन का नहीं है, उसके साथ कोई और भी मिला हुआ है। शायद यह डॉक्टर साहनी वही है जो सिमरन को यह जहर दे रहा है। अगर विक्रम ने अभी हंगामा किया तो सिमरन सब कुछ नकार देगी। वो कहेगी कि यह आर्यन की भलाई के लिए है और शायद वो अपने साथियों को सतर्क कर देगी। विक्रम को जड़ तक पहुंचना था। उसे न केवल सिमरन को बल्कि इस पूरे गिरोह को बेनकाब करना था जो एक मासूम बच्चे की जान और उसकी जायदाद के पीछे पड़ा था। विक्रम ने शीशी में से थोड़ा सा तरल अपनी जेब में रखे एक रुमाल पर गिरा लिया ताकि वो उसकी जांच करवा सकें। फिर उन्होंने सब कुछ वैसा ही रख दिया जैसा था। वो वापस अपने कमरे में आए। सिमरन अभी भी सो रही थी। विक्रम उसे देखते रहे। एक खूबसूरत चेहरा जिसके पीछे इतना काला सच छिपा था। विक्रम ने कसम खाई, सिमरन, तुमने एक पिता की मोहब्बत का फायदा उठाया है, अब तुम एक पिता का क्रोध देखोगी। अगली सुबह घर का माहौल रोज जैसा ही था। नौकर सफाई कर रहे थे। रसोई से नाश्ते की खुशबू आ रही थी। विक्रम तैयार होकर नीचे आए। सिमरन आर्यन के लिए दलिया बना रही थी। विक्रम ने अपनी भावनाओं को छिपाते हुए कहा, सिमरन, मुझे आज एक जरूरी काम से बाहर जाना है, शायद लौटने में देर हो जाए। सिमरन ने मुड़कर देखा और मुस्कुराई, कोई बात नहीं, आप अपना काम निपटा लीजिए, आर्यन का ख्याल मैं रख लूंगी। विक्रम को बाहर जाते हुए छोटू दिखा जो बगीचे में पानी दे रहा था। विक्रम उसके पास रुके नहीं, न ही उसकी तरफ देखा, लेकिन मन ही मन उन्होंने उस बच्चे को धन्यवाद दिया। अगर वो बच्चा न होता तो शायद विक्रम कभी जाग नहीं पाते। विक्रम सीधे शहर के सबसे भरोसेमंद पैथोलॉजी लैब गए। वहां उनका एक पुराना दोस्त डॉ मेहता काम करता था। विक्रम ने उसे वो रुमाल दिया जिस पर कल रात वाला तरल लगा था। मेहता, विक्रम ने गंभीर आवाज में कहा, मुझे यह जानना है कि यह क्या है और यह रिपोर्ट मुझे आज शाम तक चाहिए। और याद रखना, इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। डॉ मेहता ने विक्रम का चेहरा देखा और समझ गए कि मामला गंभीर है। उन्होंने कहा, फिक्र मत करो विक्रम, मैं खुद इसकी जांच करूंगा। वहां से निकलकर विक्रम अपनी कार में बैठे। उन्होंने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। यह नंबर उनके एक पुराने परिचित का था जो पुलिस में एक ईमानदार अफसर थे, इंस्पेक्टर राणे। राणे, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, विक्रम ने कहा। यह एक व्यक्तिगत मामला है, लेकिन इसमें एक अपराधी गिरोह शामिल हो सकता है। शाम होते होते विक्रम के पास डॉ मेहता का फोन आया। विक्रम उस वक्त अपनी कार में बैठे घर वापस आ रहे थे। उन्होंने फोन उठाया। विक्रम, डॉ मेहता की आवाज में घबराहट थी। तुमने यह सैंपल कहां से लिया? यह बहुत खतरनाक चीज है। यह क्या है? विक्रम ने पूछा। यह एक तरह का पशुओं को दिया जाने वाला रिलैक्सेंट है जो मांसपेशियों को सुन्न करने के लिए इस्तेमाल होता है,
लेकिन अगर इसे इंसान को, खास तौर पर बच्चे को दिया जाए तो यह धीरे धीरे उसके नर्वस सिस्टम को खत्म कर देता है। यह धीमा जहर है विक्रम। अगर इसकी डोज बढ़ती रही तो इंसान को पैरालिसिस हो सकता है और अंत में हार्ट फेलियर से मौत भी हो सकती है। विक्रम के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कस गए। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उनका बेटा, उनका छोटा सा आर्यन रोज मौत के मुंह में जा रहा था और वो खुद उसे वो जहर पिलाने वाली औरत को अपने घर में पनाह दे रहे थे। शुक्रिया मेहता, विक्रम ने भारी आवाज में कहा और फोन रख दिया। अब उनके पास सबूत था, लेकिन अभी भी उन्हें उस डॉक्टर साहनी और जायदाद वाले हिस्से को समझना था। घर पहुंचकर विक्रम ने देखा कि सिमरन ड्राइंग रूम में किसी से फोन पर बात कर रही है। विक्रम के अंदर आते ही उसने जल्दी से फोन काट दिया। कौन था? विक्रम ने सामान्य रहने की कोशिश करते हुए पूछा। वो बस मेरी एक सहेली थी, सिमरन ने हकलाते हुए कहा। कैसा रहा आपका दिन? विक्रम सोफे पर बैठ गए। दिन तो बहुत लंबा था सिमरन, बहुत से राज खुले आज, उन्होंने सिमरन की आंखों में सीधे देखते हुए कहा। सिमरन के चेहरे का रंग थोड़ा उड़ा, लेकिन उसने हंसकर टाल दिया। आप भी ना हमेशा पहेलियां बुझाते रहते हैं। तभी सीढ़ियों के पास से एक आवाज आई, पापा। विक्रम और सिमरन दोनों ने मुड़कर देखा। ऊपर सीढ़ियों के पास व्हील चेयर पर आर्यन बैठा था और उसकी व्हील चेयर को धक्का लगा रहा था छोटू। सिमरन चिल्लाई, छोटू तुम आर्यन को बाहर क्यों लाए? मैंने कहा था ना उसे आराम की जरूरत है। छोटू डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, वो आर्यन बाबा आपको ढूंढ रहे थे मालिक। विक्रम उठकर अपने बेटे के पास गए। आर्यन ने अपने कमजोर हाथ अपने पिता की तरफ बढ़ाए। पापा मुझे डर लग रहा है, उसने धीरे से कहा। विक्रम ने उसे गले लगाया। डरने की कोई बात नहीं है बेटा, पापा आ गए हैं, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन विक्रम जानते थे कि अभी कुछ ठीक नहीं था। असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। उन्हें सिमरन को रंगे हाथों पकड़ना था और उससे भी जरूरी उन्हें यह जानना था कि उसके साथ और कौन मिला हुआ है। रात के सन्नाटे में जब सब सो गए, विक्रम ने इंस्पेक्टर राणे से मुलाकात की। वो घर के पीछे वाले बगीचे में मिले। विक्रम ने इंस्पेक्टर को वो डायरी की फोटो और लैब रिपोर्ट दिखाई। इंस्पेक्टर राणे ने कागजात देखे और कहा, विक्रम साहब यह औरत बहुत शातिर है और वो डॉक्टर साहनी, मुझे लगता है मैं उसे जानता हूं। वो शहर का एक बदनाम डॉक्टर है जो अवैध दवाइयां बेचने के लिए जाना जाता है। अगर सिमरन उससे जुड़ी है तो मामला सिर्फ जहर का नहीं है, ये लोग आपकी पूरी संपत्ति हड़पने की फिराक में हैं। विक्रम ने पूछा, तो अब हम क्या करें? क्या मैं उसे गिरफ्तार करवा दूं? नहीं, इंस्पेक्टर ने कहा। अगर अभी गिरफ्तार किया तो वो वकील करके छूट जाएगी और कहेगी कि यह सब झूठ है। हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। हमें उसे वो आखिरी कदम उठाने का मौका देना होगा जिसके बारे में उसने डायरी में लिखा था। आपको उसे यकीन दिलाना होगा कि आप शहर से बाहर जा रहे हैं और घर और आर्यन पूरी तरह उसके हवाले है। तभी वो अपनी असली चाल चलेगी। यह एक बहुत बड़ा जोखिम था, अपने बेटे को उस डायन के पास अकेला छोड़ना, लेकिन विक्रम के पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने छोटू को अपने पास बुलाया। छोटू, विक्रम ने कहा, कल मैं एक नाटक करूंगा कि मैं बाहर जा रहा हूं, लेकिन मैं पास ही रहूंगा। तुम्हारी जिम्मेदारी आर्यन पर नजर रखने की है। तुम्हारे पास यह छोटा सा फोन रहेगा। जैसे ही तुम्हें लगे कि सिमरन कुछ गलत करने वाली है, तुम मुझे कॉल कर देना। छोटू ने फोन लिया। उसकी छोटी सी हथेली में वो फोन बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत पहाड़ जितनी बड़ी थी। आप चिंता मत कीजिए मालिक, मैं आर्यन बाबा को कुछ नहीं होने दूंगा। अगले दिन की सुबह सूरज तो निकला, लेकिन विक्रम के घर में एक अजीब सा तनाव था। यह तूफान से पहले की शांति थी। विक्रम ने अपना सूटकेस तैयार किया। सिमरन दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर दुख का मुखौटा था, लेकिन आंखों में खुशी की चमक थी। मैं 2 दिन में लौटूंगा सिमरन, विक्रम ने कहा। आर्यन का ख्याल रखना, आप बेफिक्र होकर जाइए, सिमरन ने कहा। मैं सब संभाल लूंगी। विक्रम गाड़ी में बैठे और गाड़ी गेट से बाहर निकल गई। सिमरन ने गेट बंद होते ही राहत की सांस ली। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। हेलो डॉक्टर, वो चले गए, सिमरन ने कहा, और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। आज रात हम काम तमाम कर देंगे। कागज तैयार रखना। छोटू, जो पास ही झाड़ियों में छिपा था, ने यह सब सुन लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आज रात, इसका मतलब आज रात आर्यन बाबा की जान को सबसे ज्यादा खतरा है। विक्रम की गाड़ी की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई और अंत में सन्नाटे में खो गई।
लोहे का भारी गेट बंद होने की आवाज आई। सिमरन, जो अब तक दरवाजे पर एक आदर्श पत्नी और मां का नाटक कर रही थी, के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उसके कंधों से जैसे एक बोझ उतर गया हो। उसके चेहरे पर जो दुख का मुखौटा था वो गिर गया और उसकी जगह एक क्रूर और लालची मुस्कान ने ले ली। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे वो इस घर की हवा को नहीं बल्कि अपनी आने वाली जीत को महसूस कर रही हो। आखिरकार सिमरन बड़बड़ाई, बुढ़ा चला गया। अब यह घर मेरा है और इस घर की दौलत भी मेरी है। उसने पलटकर घर को देखा। वो ऊंची छतें, वो कीमती झूमर, वो रेशमी पर्दे, सब कुछ अब उसका होने वाला था। बस एक छोटी सी बाधा बाकी थी, आर्यन, वो 6 साल का बच्चा जो ऊपर अपने कमरे में लाचार पड़ा था। सिमरन की आंखों में उसके लिए कोई दया नहीं थी, सिर्फ नफरत थी। उसे आर्यन कभी पसंद नहीं था। वो उसे हमेशा अपनी सौतन की निशानी लगता था। सिमरन अपने कमरे में गई और सबसे पहले उसने वो साड़ी बदली। उसने एक आरामदायक गाउन पहना और आईने के सामने खड़ी होकर अपने बालों को खोला। फिर उसने अपना फोन उठाया और उसी नंबर को दोबारा मिलाया। डॉक्टर, रास्ता साफ है। विक्रम 2 दिन के लिए शहर से बाहर गए हैं। तुम आ सकते हो। और हां, वो कागज मत भूलना। तो 2 दिन वो बा है। फोन रखकर सिमरन रसोई की तरफ बढ़ी। वहां रसोइया और बाकी नौकर काम कर रहे थे। सिमरन ने उन्हें एक कड़क मालकिन की तरह आदेश दिया, आज रात का खाना जल्दी बना लो और सुनो, खाना बनाने के बाद तुम सब अपने क्वार्टर में चले जाना। मुझे घर में शांति चाहिए। आर्यन की तबीयत ठीक नहीं है। शोर शराबे से उसे परेशानी होती है। नौकर सिर झुकाकर जी मैम साहब बोलकर अपने काम में लग गए। सिमरन जानबूझकर घर को खाली करवा रही थी ताकि उसका राज किसी के सामने न आए, लेकिन वो नहीं जानती थी कि एक जोड़ी आंखें उसे देख रही हैं। छोटू, जो बगीचे से अंदर आ चुका था, अब रसोई के बाहर बने छोटे से स्टोर रूम के पीछे छिपा था। उसकी जेब में वो फोन था जो विक्रम ने उसे दिया था। छोटू का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था उसकी आवाज बाहर तक सुनाई देगी। शाम गहराने लगी। सूरज डूब गया और हवेली में अंधेरा छाने लगा। नौकर अपना काम खत्म करके जा चुके थे। पूरा घर एक भयानक सन्नाटे में डूब गया था। सिर्फ हवा के चलने से खिड़कियों के खड़खड़ाने की आवाज आ रही थी। तभी गेट पर एक कार के रुकने की आवाज आई। सिमरन, जो ड्राइंग रूम में बेचैनी से टहल रही थी, के चेहरे पर चमक आ गई। वो दौड़कर दरवाजा खोलने गई। सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक काले रंग का बैग था। उसकी आंखों में एक चालाक चमक थी। यह डॉक्टर साहनी था, शहर का वो डॉक्टर जिसने पैसों के लिए अपना जमीर बेच दिया था। आओ डॉक्टर, आओ। सिमरन ने उसका स्वागत ऐसे किया जैसे वो कोई फरिश्ता हो। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। डॉक्टर साहनी अंदर आया और उसने चारों तरफ नजर घुमाई। क्या महल है सिमरन, मान गए तुम्हारी किस्मत को। विक्रम मल्होत्रा ने क्या शानदार घर बनाया है। सिमरन हंसी, एक सूखी हंसी। विक्रम ने बनाया है, लेकिन राज मेरा होगा। बताओ, सब तैयारी पूरी है। दोनों सोफे पर बैठ गए। डॉक्टर साहनी ने अपना बैग खोला और उसमें से एक फाइल निकाली। ये रहे प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पेपर्स। इन पर बस विक्रम के अंगूठे का निशान या हस्ताक्षर चाहिए, लेकिन चूंकि वो अभी यहां नहीं है तो हमारे पास दूसरा रास्ता है। अगर आर्यन, डॉक्टर रुका और उसने एक मतलब भरी नजर सिमरन को दी। अगर आर्यन आज रात नहीं रहता तो कानूनी तौर पर उसके वारिस विक्रम होंगे, और विक्रम की पत्नी होने के नाते और आर्यन की देखभाल करने वाली होने के नाते तुम भावनात्मक रूप से विक्रम को वश में कर सकती हो। सिमरन ने फाइल को हाथ में लिया जैसे वो कोई पवित्र ग्रंथ हो। विक्रम तो मेरी मुट्ठी में है डॉक्टर। वो तो गम में इतना पागल हो जाएगा कि उसे होश ही नहीं रहेगा कि वो किस कागज पर साइन कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आज रात यह सब कैसे होगा। मैं नहीं चाहती कि किसी को शक हो। पोस्टमार्टम में कुछ नहीं आना चाहिए। डॉक्टर साहनी ने एक छोटी सी शीशी निकाली। यह वही शीशी थी जो विक्रम ने स्टोर रूम में देखी थी, लेकिन यह उससे थोड़ी बड़ी थी। इसमें गहरा नीला तरल था। फिक्र मत करो, डॉक्टर ने कहा। यह नई दवा है। यह शरीर में जाकर तुरंत घुल जाती है। यह सीधे दिल पर असर करती है। ऐसा लगेगा कि बच्चे को नींद में ही कार्डियक अरेस्ट आ गया। कमजोर बच्चे अक्सर नींद में चले जाते हैं। कोई शक नहीं करेगा। बस तुम्हें यह पूरी शीशी उसे देनी होगी। सिमरन ने शीशी ली और उसे रोशनी में देखा। वो जहर उसकी आंखों में चमक रहा था। बस इतना सा और काम तमाम। हाँ, डॉक्टर ने कहा, लेकिन इसे खाने में मत मिलाना, इसका असर कम हो जाएगा।
इसे सीधे गले के नीचे उतारना होगा। क्या तुम यह कर पाओगी? सिमरन की आंखों में एक शैतानी आग थी। उस बच्चे से छुटकारा पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं। उसने मेरी आजादी छीन रखी है। पिछले 1.5 साल से मैं उसकी आया बनकर रह गई हूं। आज रात मैं आजाद हो जाऊंगी। छोटू, जो ड्राइंग रूम के भारी पर्दों के पीछे छिपा था, यह सब सुन रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से विक्रम का दिया हुआ फोन निकाला और रिकॉर्डिंग बटन दबा दिया। उसकी सांसें अटकी हुई थीं। अगर डॉक्टर या सिमरन ने उसे देख लिया तो वो उसे भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उसे आर्यन बाबा की फिक्र ज्यादा थी। उसने मन ही मन भगवान को याद किया, हे भगवान, मुझे ताकत देना, मैं डरना नहीं चाहता। सिमरन और डॉक्टर साहनी अपनी जीत का जश्न मनाने लगे। सिमरन ने एक बोतल खोली और 2 गिलास बनाए। यह हमारी जीत के नाम, उसने कहा, और हमारी आने वाली दौलत के नाम, डॉक्टर ने गिलास टकराते हुए कहा। जब वे अपनी बातों में मशगूल थे, छोटू ने मौका देखा। उसे पता था कि उसे यह खबर विक्रम मालिक तक पहुंचानी है, लेकिन वो यहां से बोल नहीं सकता था। उसे बाहर निकलना था। उसने अपनी चप्पलें हाथ में उतार लीं और नंगे पैर, बिल्ली की तरह दबे पांव पीछे वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। फर्श ठंडा था, लेकिन उसके पसीने छूट रहे थे। एक फ्लोरबोर्ड की हल्की सी चरमराहट हुई। सिमरन एकदम से चुप हो गई। शशश, तुमने कुछ सुना? डॉक्टर भी सतर्क हो गया। कैसी आवाज? जैसे कोई चल रहा हो, सिमरन ने कहा। वो उठी और पर्दों की तरफ बढ़ी। छोटू की जान हलक में आ गई। वो एक बड़े से फूलदान के पीछे दुबक गया। सिमरन ने पर्दा हटाया। वहां कोई नहीं था, सिर्फ खुली खिड़की से हवा आ रही थी। शायद हवा थी। सिमरन ने राहत की सांस ली। मैं भी ना, बेकार में डर रही हूं। इस घर में अब कोई नहीं है। डॉक्टर हंसा। डरना जरूरी है सिमरन, लेकिन अब काम पर लग जाओ। जितनी जल्दी यह काम खत्म होगा, उतनी जल्दी हम यह घर अपने नाम कर पाएंगे। मैं गाड़ी में इंतजार करता हूं। जब काम हो जाए तो मुझे इशारा कर देना। मैं डेथ सर्टिफिकेट तैयार कर दूंगा। सिमरन ने सिर हिलाया। डॉक्टर साहनी अपना बैग लेकर बाहर चला गया। सिमरन अब अकेली थी। उसके हाथ में जहर की शीशी थी। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। ऊपर आर्यन का कमरा था। हर सीढ़ी चढ़ते हुए उसे लग रहा था कि वो अपनी किस्मत की सीढ़ियां चढ़ रही है। ऊपर कमरे में आर्यन अपनी व्हीलचेयर से गिरकर बिस्तर तक रेंग कर पहुंच गया था। उसे प्यास लगी थी, लेकिन पानी का जग खाली था। वो पापा पापा बुदबुदा रहा था। उसे अंधेरे से डर लगता था और आज उसका नाइट बल्ब भी बंद था। उसे पता नहीं था कि मौत सीढ़ियां चढ़कर उसके पास आ रही है। सिमरन कमरे के दरवाजे पर पहुंची। उसने दरवाजा धकेला। दरवाजे की चरमराहट से आर्यन चौंक गया। उसने देखा कि दरवाजे पर सिमरन खड़ी है। अंधेरे में सिमरन का चेहरा उसे दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसकी परछाई दिख रही थी जो बहुत बड़ी और डरावनी लग रही थी। मैम, आर्यन ने कमजोर आवाज में कहा, मुझे प्यास लगी है। सिमरन कमरे के अंदर आई और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने बत्ती जलाई। अचानक हुई रोशनी से आर्यन की आंखें चुंधियां गईं। जब उसने सिमरन को देखा तो वो सहम गया। सिमरन के चेहरे पर वो मीठी मुस्कान नहीं थी जो पापा के सामने होती थी। उसका चेहरा पत्थर जैसा सख्त था। प्यास लगी है? सिमरन ने पूछा। उसकी आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। अभी तुम्हारी प्यास हमेशा के लिए बुझा देती हूं। उसने अपनी मुट्ठी खोली और वो नीली शीशी दिखाई। आर्यन को समझ नहीं आया कि वो क्या है, लेकिन अपनी छठी इंद्रिय से उसे खतरे का एहसास हो गया। वो बिस्तर पर पीछे खिसकने लगा। नहीं, मुझे दवाई नहीं पीनी, कड़वी है। आर्यन रोने लगा। सिमरन धीरे धीरे बिस्तर के पास आई। यह कड़वी नहीं है आर्यन, यह तो जादू की दवाई है। इसे पीकर तुम परियों के देश में चले जाओगे। वहां तुम्हें अपने पैरों का दर्द महसूस नहीं होगा। वहां तुम अपनी मां से मिल सकोगे। आर्यन ने मां शब्द सुना तो रुक गया, लेकिन फिर उसने सिमरन की आंखों में देखा। वहां उसे अपनी मां नहीं बल्कि एक राक्षस दिखाई दिया। उसने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, पापा बचाओ, लेकिन उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। सिमरन ने झपटकर उसका जबड़ा पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि आर्यन की चीख उसके गले में ही दब गई। चिल्लाओ मत, सिमरन गुर्राई, तुम्हारे पापा यहां नहीं हैं। कोई नहीं है यहां तुम्हें बचाने वाला। आज तुम मरोगे और कल यह पूरी दुनिया मेरी होगी। उसने शीशी का ढक्कन खोला। आर्यन अपने नन्हे हाथों से उसे धक्का देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिमरन की ताकत के सामने वो कुछ नहीं था। सिमरन ने उसे बिस्तर पर दबा दिया। आर्यन के आंसू तकिए को भिगो रहे थे। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। बस एक घूंट,
सिमरन ने कहा, और फिर शांति। ठीक उसी वक्त घर के बाहर झाड़ियों के बीच छिपा छोटू अपने फोन पर चिल्ला रहा था, मालिक मालिक जल्दी आइए, वो ऊपर गई है, उसके हाथ में जहर है, वो आर्यन बाबा को मार देगी, जल्दी आइए मालिक। फोन के दूसरी तरफ विक्रम, जो घर से थोड़ी ही दूर अपनी कार में छिपा बैठा था और पुलिस की वैन के साथ था, ने यह सुना। उसका खून जम गया। तोड़ दो दरवाजा, विक्रम चीखा। राणे, गाड़ी अंदर लो, अभी के अभी। सन्नाटे को चीरती हुई पुलिस की सायरन की आवाज गूंज उठी। विक्रम की कार ने पूरी रफ्तार के साथ लोहे के गेट को टक्कर मारी। गेट एक जोरदार धमाके के साथ खुल गया। ऊपर कमरे में सिमरन उस धमाके की आवाज सुनकर चौंक गई। उसके हाथ से शीशी छलक गई और थोड़ा सा जहर आर्यन के गाल पर गिर गया। यह क्या था? सिमरन बड़बड़ाई। तभी नीचे से कदमों की भारी आवाजें आईं, जैसे कोई फौज घर में घुस आई हो। पुलिस, सरेंडर कर दो की आवाजें गूंजने लगीं। सिमरन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका खेल बिगड़ चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी पागलपन था। नहीं, उसने सोचा, मैं ऐसे नहीं हारूंगी। अगर मैं जा रही हूं तो इसे लेकर जाऊंगी। अगर मैं मात्रा के लिए। उसने दोबारा शीशी आर्यन के मुंह की तरफ बढ़ाई। पुलिस अभी सीढ़ियों पर थी। उसके पास बस कुछ सेकंड थे। आर्यन ने अपने दांत भींच लिए थे। सिमरन चीखी, मुंह खोल अपना, मर जा। तभी कमरे के दरवाजे पर एक जोरदार लात पड़ी। दरवाजा अपनी जगह से उखड़कर गिरा और धूल के गुबार के बीच विक्रम खड़ा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। सिमरन। विक्रम की दहाड़ से पूरा कमरा हिल गया। सिमरन ने मुड़कर देखा। उसके हाथ में अभी भी जहर की शीशी थी। आर्यन कांप रहा था, मौत के मुंह से बस 1 इंच दूर। विक्रम ने देखा कि उसका बेटा दहशत में है और वो औरत जिसे उसने प्यार किया था अब एक हथियारी बन चुकी है। यह वो पल था जब सब कुछ थम गया। एक पिता, एक सौतेली मां और एक मासूम बेटा। सच्चाई अब सबके सामने नग्न खड़ी थी। कमरे में खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी किसी तूफान से कम नहीं थी। सिमरन के हाथ से जहर की शीशी छूटकर जमीन पर गिर चुकी थी और नीला जहर कालीन पर फैल गया था, जैसे उसका पाप अब छिप नहीं सकता था। विक्रम की सांसें तेज चल रही थीं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कमजोरी के नहीं, बल्कि क्रोध और पछतावे के आंसू थे। सिमरन ने हकलाते हुए बोलने की कोशिश की, विक्रम, आप गलत समझ रहे हैं। यह तो सिर्फ एक दवा थी। आर्यन की तबीयत खराब हो गई थी, मैं तो बस। खामोश। विक्रम की आवाज इतनी तेज थी कि सिमरन सहम गई। विक्रम ने आगे बढ़कर सिमरन का हाथ पकड़ लिया और उसे झकझोर दिया। दवा? तुम इसे दवा कहती हो? अगर यह दवा है तो उठाओ इसे और पी लो। साबित करो कि यह दवा है। सिमरन की बोलती बंद हो गई। वो जानती थी कि जमीन पर गिरा वो नीला तरल मौत का दूसरा नाम है। वो पीछे हट गई। उसकी आंखों में अब डर साफ दिखाई दे रहा था। इंस्पेक्टर राणे और उनकी टीम कमरे में दाखिल हो चुकी थी। राणे ने इशारा किया और 2 महिला पुलिसकर्मियों ने सिमरन को पकड़ लिया। खेल खत्म हो गया। सिमरन जी, इंस्पेक्टर राणे ने सख्त लहजे में कहा, आपके साथी डॉक्टर साहनी को हमने नीचे गाड़ी में ही पकड़ लिया है। उसने अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ उगल दिया है। उसने बता दिया है कि कैसे आप दोनों मिलकर इस बच्चे को मारकर विक्रम साहब की जायदाद हड़पना चाहते थे। यह सुनते ही सिमरन का रहा सहा हौसला भी टूट गया। वो जमीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी, लेकिन अब उसके आंसुओं का कोई मोल नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए विक्रम, मैं बहक गई थी, मुझे लालच आ गया था। प्लीज मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। वो गिड़गिड़ा रही थी। विक्रम ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में अब प्यार का एक कतरा भी नहीं बचा था। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुमने सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया सिमरन, तुमने एक मां के रिश्ते को कलंकित किया है। इस बच्चे ने तुम्हें मां का दर्जा दिया था। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ले जाइए इसे मेरी नजरों के सामने से। पुलिस सिमरन को हथकड़ी लगाकर कमरे से बाहर ले गई। आर्यन, जो अभी तक बिस्तर पर सहमा हुआ बैठा था, यह सब देख रहा था। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस मैम से वो इतना डरता था, वो अब पुलिस की पकड़ में है। विक्रम दौड़कर बिस्तर के पास गया और आर्यन को अपनी बाहों में भर लिया। बाप और बेटे दोनों फूट फूट कर रोने लगे। मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे। विक्रम सुबक रहा था। मैं अंधा हो गया था। मैं पहचान नहीं पाया कि मेरे घर में ही नागिन छिपी है। मैंने तुझे कितना दुख दिया। आर्यन ने अपने नन्हे हाथों से पिता के आंसू पोंछे। पापा, आप आ गए। मुझे पता था आप आओगे।
छोटू ने कहा था कि आप मुझे बचाने जरूर आओगे। छोटू? विक्रम ने चौंक कर देखा। दरवाजे पर छोटू खड़ा था, डरा हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर राहत थी। विक्रम ने आर्यन को छोड़ा और छोटू के पास गया। वो इस छोटे से बच्चे के सामने घुटनों के बल बैठ गया। एक करोड़पति व्यापारी आज अपने नौकर के बेटे के सामने हाथ जोड़कर बैठा था। आज तुमने मुझे खरीद लिया छोटू, विक्रम ने रुंधे गले से कहा। अगर तुम न होते तो आज मैं अपनी दुनिया लुटा चुका होता। तुम नौकर नहीं हो, तुम मेरे बेटे जैसे हो। आज से तुम इस घर के मालिक हो, नौकर नहीं। तभी नीचे से शोर सुनाई दिया। पुलिस सिमरन और डॉक्टर साहनी को लेकर बाहर निकल रही थी। मोहल्ले के लोग जाग चुके थे। भारत में खबर आग की तरह फैलती है। पड़ोसी अपनी छतों और खिड़कियों से झांक रहे थे। जिस सिमरन को सब एक आदर्श और संस्कारी महिला समझते थे, आज उसे हथकड़ी में देखकर सब थूक रहे थे। छे, कैसी औरत है, एक पड़ोसी ने कहा। पैसे के लिए बच्चे की जान लेने चली थी। कलयुग है भाई, कलयुग। सिमरन ने शर्म से अपना सिर झुका लिया था। उसकी इज्जत, उसका मान सम्मान सब कुछ मिट्टी में मिल चुका था। पुलिस की जीप उसे लेकर अंधेरे में गायब हो गई। घर के अंदर माहौल अब शांत हो रहा था। विक्रम ने तुरंत अपने पारिवारिक डॉक्टर मेहता को फोन किया था, जो अपनी टीम के साथ वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने आर्यन की जांच की। घबराने की बात नहीं है विक्रम, डॉक्टर मेहता ने जांच के बाद कहा। जहर की आखिरी खुराक आर्यन के शरीर में नहीं गई। जो पुरानी दवाइयां उसे दी जा रही थीं, उनका असर अभी है, इसलिए वो चल नहीं पा रहा। लेकिन अच्छी देखभाल और सही इलाज से वो कुछ ही महीनों में फिर से दौड़ने लगेगा। यह सुनकर विक्रम के जान में जान आई। उसने डॉक्टर मेहता का हाथ पकड़ लिया। शुक्रिया डॉक्टर, पैसा जितना चाहे ले लो, बस मेरे बेटे को ठीक कर दो। रात बहुत गहरी हो चुकी थी, लेकिन किसी को नींद नहीं आ रही थी। रसोई में छोटू की मां कमला, जो अभी अभी क्वार्टर से दौड़ी चली आई थी, आर्यन के लिए गर्म दूध बना रही थी। उसे जब पता चला कि उसके बेटे ने क्या किया है, तो वो गर्व और डर दोनों से कांप रही थी। वो दूध का गिलास लेकर आर्यन के पास आई। पी लो बेटा, कमला ने प्यार से कहा। इसमें हल्दी और बादाम है, इससे ताकत आएगी। आर्यन ने दूध पिया और फिर छोटू की तरफ देखकर मुस्कुराया। यह मुस्कान बहुत दिनों बाद उसके चेहरे पर आई थी। विक्रम ने फैसला किया कि वो आज आर्यन के कमरे में ही सोएगा। वो अब एक पल के लिए भी अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। आर्यन सो गया था, लेकिन उसका हाथ विक्रम की उंगली को कसकर पकड़े हुए था। विक्रम ने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अंत में जीत अच्छाई की ही होती है। अगले कुछ दिन बहुत व्यस्त रहे। पुलिस की कार्रवाई, वकीलों के चक्कर और मीडिया के सवाल। अखबारों में हेडलाइन थी, सौतेली मां की साजिश नाकाम, वफादार नौकर के बेटे ने बचाई जान। सिमरन और डॉक्टर साहनी जेल की सलाखों के पीछे थे, अपनी जमानत की भीख मांग रहे थे। लेकिन विक्रम ने शहर के सबसे बड़े वकील को खड़ा कर दिया था, ताकि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन विक्रम के लिए सबसे जरूरी मिशन अब शुरू होने वाला था। आर्यन को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करना, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी। उस बच्चे के दिलो दिमाग पर जो घाव लगे थे, उन्हें भरना ज्यादा मुश्किल था। वो अभी भी रात को चौंक कर उठ जाता था। उसे अंधेरे से डर लगने लगा था। विक्रम ने अपने ऑफिस जाना कम कर दिया। उसने अपना पूरा समय आर्यन को देने का फैसला किया। उसने घर के उस कमरे को जहां आर्यन को कैद रखा जाता था, पूरी तरह बदल दिया। गहरे रंग के पर्दों की जगह अब वहां रंग बिरंगी तस्वीरें थीं। दीवारों पर कार्टून बनाए गए, खिड़कियां खोल दी गईं ताकि ताजी हवा और धूप अंदर आ सके। एक सुबह विक्रम ने देखा कि छोटू आर्यन की व्हील चेयर को धकेलते हुए बगीचे में ले जा रहा है। दोनों बच्चे हंस रहे थे। छोटू किसी तितली को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और आर्यन उसे देखकर तालियां बजा रहा था। विक्रम ने यह देखा और उसके दिमाग में एक विचार आया। आर्यन को दवाइयों से ज्यादा जिस चीज की जरूरत है, वो है दोस्ती और हौसला। और यह हौसला उसे किसी डॉक्टर से नहीं, बल्कि छोटू से मिल सकता है। उस शाम विक्रम ने छोटू और उसकी मां कमला को बुलाया। कमला, विक्रम ने कहा, मैं चाहता हूं कि छोटू अब घर का काम न करे। कमला घबरा गई। मालिक, हमसे कोई गलती हो गई क्या? आप हमें काम से निकाल रहे हैं? विक्रम मुस्कुराया। नहीं कमला, मैं उसे काम से नहीं, गरीबी से निकाल रहा हूं। कल से छोटू भी उसी स्कूल में जाएगा जहां आर्यन पढ़ता था। उसका सारा खर्चा, पढ़ाई, कपड़े, किताबें सब मैं उठाऊंगा।
वो अब आर्यन का दोस्त बनकर रहेगा, नौकर बनकर नहीं। कमला की आंखों से आंसू बह निकले। वो विक्रम के पैरों में गिर पड़ी। मालिक, आप देवता हैं। विक्रम ने उसे उठाया। नहीं, देवता तुम्हारा बेटा है। उसने मुझे मेरी सबसे कीमती चीज लौटाई है। शुरुआत में सब कुछ आसान नहीं था। आर्यन के पैर बहुत कमजोर हो चुके थे। फिजियोथेरेपी के सत्र बहुत दर्दनाक होते थे। आर्यन दर्द से रोता था। पापा, मुझसे नहीं होगा, बहुत दर्द हो रहा है। विक्रम का दिल टूट जाता था, लेकिन वो जानता था कि उसे सख्त बनना होगा। कोशिश करो बेटा, विक्रम कहता। एक कदम और। लेकिन जब विक्रम की हिम्मत जवाब दे जाती, तब छोटू काम आता। छोटू आर्यन के सामने खड़ा हो जाता और कहता, बाबा, याद है वो कहानी? हनुमान जी पहाड़ उठा लाए थे। आप तो बस एक पैर नहीं उठा सकते। अगर आप आज एक कदम चलोगे तो मैं आपको अपनी गुप्त जगह ले जाऊंगा, जहां मैंने बहुत सारे कंचे छिपा रखे हैं। आर्यन छोटू की बातों में आ जाता और दर्द को भूलकर कोशिश करता। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे बेजान नसों में जान आने लगी। पहले उंगलियां हिली, फिर पैर मुड़ने लगे। हर छोटी जीत पर पूरे घर में जश्न मनाया जाता। एक दिन बारिश हो रही थी। आर्यन अपनी व्हील चेयर पर बरामदे में बैठा बारिश देख रहा था। उसे बारिश में भीगना बहुत पसंद था, लेकिन पिछले 2 साल से वो बारिश में नहीं गया था। छोटू वहां आया। बाबा, चलो भीगते हैं, उसने कहा। नहीं छोटू, मैं चल नहीं सकता, आर्यन ने उदास होकर कहा। किसने कहा चलने को? छोटू हंसा। हम व्हील चेयर पर रेस लगाएंगे। और उसने आर्यन की व्हील चेयर को बारिश में धकेल दिया। आर्यन पहले तो चिल्लाया, लेकिन फिर बारिश की बूंदें जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी, वो खिलखिलाकर हंसने लगा। वो दोनों बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए। विक्रम ने ऊपर बालकनी से यह देखा। उसने उन्हें रोका नहीं। वो जानता था कि यह बारिश आर्यन की आत्मा को धो रही है, उसके डर को मिटा रही है। समय बीतता गया। 6 महीने गुजर गए। सिमरन और डॉक्टर को उम्र कैद की सजा हो चुकी थी। उनका अध्याय अब बंद हो चुका था, लेकिन आर्यन का संघर्ष अभी भी जारी था। वो वॉकर के सहारे खड़ा होने लगा था, लेकिन अभी भी बिना सहारे के चल नहीं पाता था। दिवाली का त्योहार आने वाला था। पूरे घर को दियों और फूलों से सजाया गया था। विक्रम ने इस बार बहुत बड़ी पूजा रखी थी। वो चाहता था कि आर्यन अपने हाथों से पहली आरती करे। पूजा की थाली तैयार थी। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। मेहमान और रिश्तेदार हॉल में जमा थे। आर्यन अपने वॉकर के सहारे खड़ा था, लेकिन वो बहुत नर्वस लग रहा था। इतने सारे लोगों को देखकर उसे घबराहट हो रही थी। मैं नहीं कर सकता पापा, आर्यन फुसफुसाया। मेरे पैर कांप रहे हैं। विक्रम ने उसे सहारा दिया। मैं हूं ना बेटा। तभी भीड़ के पीछे से छोटू की आवाज आई। बाबा देखो। सबने मुड़कर देखा। छोटू एक बहुत बड़ी पतंग लेकर खड़ा था। अगर आप आरती कर लोगे तो हम यह पतंग उड़ाएंगे, सबसे ऊंची। आर्यन ने छोटू की आंखों में देखा। वहां उसे वो भरोसा दिखा जो उसे दवाओं में कभी नहीं मिला। उसने गहरी सांस ली। उसने अपने वॉकर को कसकर पकड़ा और फिर उसने वॉकर छोड़ दिया। पूरा हॉल सांसें रोककर देख रहा था। आर्यन का एक पैर आगे बढ़ा, डगमगाया, लेकिन रुका नहीं। दूसरा पैर, फिर तीसरा। वो धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए मंदिर की तरफ बढ़ा। विक्रम के हाथ मदद के लिए आगे बढ़े, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया। वो चाहता था कि उसका बेटा यह खुद करे। आर्यन मंदिर तक पहुंचा। उसने कांपते हाथों से आरती की थाली उठाई। ओम जय जगदीश हरे की गूंज के साथ आर्यन ने दिया जलाया। उसकी आंखों में जीत की चमक थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। विक्रम की आंखों में आंसू थे। छोटू तालियां बजा रहा था। और उस दिन आर्यन सिर्फ अपने पैरों पर नहीं खड़ा हुआ था, वो अपनी जिंदगी में वापस खड़ा हो गया था। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। दिन महीनों में बदले और महीने सालों में। कहते हैं कि वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है, जो गहरे से गहरे जख्मों को भी भर देता है। विक्रम मल्होत्रा की उस आलीशान हवेली में अब वो सन्नाटा नहीं था जो 20 साल पहले हुआ करता था। आज वहां शहनाई की गूंज थी, खुशियों का मेला था। आज मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की 25वीं वर्षगांठ थी। पूरा शहर उस जश्न में शामिल था। स्टेज सजा हुआ था। रोशनी से पूरा हॉल जगमगा रहा था। और उस स्टेज के बीचों बीच एक नौजवान खड़ा था। लंबा कद, चौड़ा सीना और चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास। यह कोई और नहीं, आर्यन मल्होत्रा था। वो आर्यन जिसे डॉक्टरों ने कह दिया था कि वो कभी चल नहीं पाएगा, आज अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा था। आर्यन माइक के पास आया
हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, लेकिन आर्यन ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। देवियों और सज्जनों, आर्यन की भारी आवाज गूंजी। आप सब मेरी सफलता की कहानी जानते हैं। आप जानते हैं कि मैंने कैसे इस कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। लेकिन आज मैं आपको वो कहानी सुनाना चाहता हूं जो अखबारों में नहीं छपी। एक ऐसी कहानी जिसने मुझे चलना सिखाया, गिरकर संभलना सिखाया। आर्यन ने भीड़ में बैठे एक बुजुर्ग की तरफ इशारा किया। वो विक्रम थे। उनके बाल अब सफेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में वही चमक थी। मेरे पिता, आर्यन ने कहा, जिन्होंने मुझे कभी हारने नहीं दिया। फिर आर्यन ने अपनी दाईं ओर देखा। वहां एक और नौजवान खड़ा था, सांवला रंग, साधारण नैन नक्श, लेकिन आंखों में बुद्धिमानी और वफादारी का सागर। उसने एक महंगा सूट पहन रखा था। और यह, आर्यन ने कहा, और उसकी आवाज थोड़ी कांपी, यह मेरा भाई है, राजू, जिसे आप लोग शायद छोटू के नाम से जानते होंगे। पूरी भीड़ सन्न रह गई। एक अरबपति का बेटा अपने नौकर के बेटे को भाई कह रहा था। आर्यन ने राजू को स्टेज पर बुलाया। राजू हिचकिचाया, लेकिन आर्यन ने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर अपने पास ले आया। 20 साल पहले, आर्यन ने बताना शुरू किया, जब मेरी अपनी सौतेली मां मुझे जहर देकर मार रही थी, तब मेरे सगे रिश्तेदार चुप थे। तब यह लड़का, जो खुद भूखा रहता था, जिसने फटे कपड़े पहने थे, अपनी जान पर खेलकर मेरे लिए लड़ा था। अगर राजू ना होता तो आज आर्यन मल्होत्रा का कोई अस्तित्व नहीं होता। लोगों ने कहा कि यह नौकर का बेटा है, इसे दूर रखो, लेकिन मेरे पिता ने इसे अपना बेटा बनाया। आज राजू इस कंपनी का सीईओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है और मेरा सबसे अच्छा दोस्त। राजू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आर्यन को गले लगा लिया। यह दृश्य देखकर हॉल में बैठे हर इंसान की आंखें नम हो गईं। यह राम और लक्ष्मण की जोड़ी थी, जिसे कलयुग की बुराई भी अलग नहीं कर पाई थी। वहीं शहर के एक दूसरे कोने में एक और दृश्य था जो बिल्कुल विपरीत था। शहर की पुरानी जेल के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े मैले कुचैले थे। यह सिमरन थी। 20 साल की सजा काटने के बाद आज वो रिहा हुई थी, लेकिन उसे लेने कोई नहीं आया था। न कोई रिश्तेदार, न कोई दोस्त। उसका साथी डॉक्टर साहनी जेल में ही बीमारी से मर चुका था। सिमरन ने सड़क के किनारे एक चाय की दुकान पर चल रहे टीवी को देखा। स्क्रीन पर आर्यन और राजू गले मिल रहे थे। न्यूज चैनल वाला चिल्ला रहा था। आर्यन मल्होत्रा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने मुंहबोले भाई राजू को दिया। सिमरन की बूढ़ी आंखें उस स्क्रीन पर जम गईं। उसने देखा कि जिस बच्चे को उसने अपाहिज बनाने की कोशिश की थी, वो आज दुनिया के सामने सीना तान कर खड़ा है, और जिस छोटू को वो कीड़े मकोड़े की तरह दुत्कारती थी, वो आज राजा की तरह सम्मान पा रहा है। सिमरन के मुंह से एक आह निकली, कर्म। वो बड़बड़ाई, यही मेरा कर्म है। उसे याद आया कि कैसे उसने लालच में आकर अपना सब कुछ खो दिया था। अगर उसने आर्यन को प्यार दिया होता तो शायद आज वो उस स्टेज पर आर्यन की मां बनकर खड़ी होती और पूरी दुनिया उसे सम्मान दे रही होती। लेकिन उसने जहर चुना और बदले में उसे जिंदगी ने जहर ही दिया। वो वहीं सड़क किनारे बैठकर रोने लगी, लेकिन अब उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। वापस पार्टी में विक्रम मल्होत्रा एक कोने में बैठे अपनी पत्नी सुधा की तस्वीर को देख रहे थे। उन्होंने मन ही मन कहा, सुधा, देखो, तुम्हारा बेटा जीत गया और हमें एक और बेटा भी मिल गया। तभी कमला, जो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन अब वो नौकरानी नहीं बल्कि घर की सदस्य थी, विक्रम के पास आई। उसने एक थाली में प्रसाद रखा हुआ था। मालिक, कमला ने कहा, आज मेरा जीवन सफल हो गया। एक मां को और क्या चाहिए कि उसका बेटा इतनी इज्जत पाए। विक्रम ने मुस्कुराकर प्रसाद लिया। कमला, परवरिश खून से बड़ी होती है। तुमने राजू को जो संस्कार दिए, उसी ने उसे यहां तक पहुंचाया है। रात गहरी हो गई थी। मेहमान जा चुके थे। आर्यन और राजू हवेली की छत पर बैठे थे, जैसे वो बचपन में बैठा करते थे। याद है राजू? आर्यन ने पूछा, जब हम बारिश में व्हीलचेयर रेस लगाते थे। राजू हंसा। हाँ भैया, और आप हमेशा हार जाते थे क्योंकि आप डरते थे कि कपड़े गंदे हो जाएंगे। दोनों हंस पड़े। राजू, आर्यन गंभीर हो गया, मैंने एक फैसला किया है। हम एक अस्पताल बनाएंगे, एक ऐसा अस्पताल जहां गरीब बच्चों का मुफ्त इलाज होगा। कोई भी बच्चा पैसे की कमी की वजह से अपाहिज नहीं रहेगा, और उस अस्पताल का नाम सिमरन नहीं होगा। राजू ने सवालिया नजरों से देखा। उसका नाम होगा
कमला देवी मेमोरियल हॉस्पिटल, तुम्हारी मां के नाम पर। राजू अवाक रह गया। उसने आर्यन का हाथ थाम लिया। शब्दों की जरूरत नहीं थी। आसमान में चमकते तारे गवाह थे कि इंसानियत आज भी जिंदा है। कहानी का अंत हमें यही सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो, उसका अंत हमेशा बुरा होता है। और अच्छाई, सच्चाई और वफादारी वो बीज हैं जो देर से ही सही लेकिन ऐसा फल देते हैं जिसकी मिठास पीढ़ियों तक रहती है। सिमरन ने सोचा था कि वो आर्यन की किस्मत लिख रही है, लेकिन वो भूल गई थी कि किस्मत की कलम भगवान के हाथ में होती है। उसने एक गड्ढा खोदा और खुद उसमें गिर गई। और छोटू, जिसने निस्वार्थ भाव से सेवा की, उसे वो मुकाम मिला जो बड़े बड़े अमीरों को नसीब नहीं होता। जीवन एक गूंज की तरह है। आप जो देंगे वही लौट कर आएगा। प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, धोखा देंगे तो धोखा। आर्यन और राजू की यह कहानी हर उस घर के लिए एक सबक है जहां दौलत को रिश्तों से ऊपर समझा जाता है। असली दौलत वो नहीं जो बैंक में रखी है। असली दौलत वो है जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ी है। हवेली की लाइटें बुझ गईं, लेकिन वहां जल रहा उम्मीद और प्रेम का दिया अब कभी नहीं बुझेगा।